लेसन नंबर 4 है मैग्नेटोस्टैटिक्स। उसमें सबसे पहला लॉ है बायोट-सैवर्ट्स लॉ। अब बायोट-सैवर्ट्स लॉ का देख लो, डायग्राम कैसी है। ये देखो, ये एक्स वाई एक कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब समझता ना, तो ये एक्स वाई कंडक्टर है। इसके एक पॉइंट पी है एट एन एंगल ऑफ थीटा। एक पॉइंट पी है जिसका डिस्टेंस कितना है, आर है। आर ये डिस्टेंस है और ये थीटा एंगल पर है, और ये इसको बोलते हैं अपन करंट एलिमेंट। तो ये करंट एलिमेंट कितना है इसका, आई डी एल। आई क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर। एक्स वाई में करंट आई फ्लो हो रहा है। डी एल क्या है उसका, एलिमेंट है। पूरी लेंथ एल है, उसका छोटा सा पार्ट एक डी एल है, बराबर है। फिर उसके बाद में क्या दिख रहा तुम्हारे को, तो ये हाँ, इसका बायोट-सैवर्ट्स लॉ। तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ किस लिए यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड आउट करने के लिए। तो मैग्नेटिक इंडक्शन के 2-3 नाम है, मैंने पढ़ाया था क्लास में। मैग्नेटिक इंडक्शन एक नाम क्या है उसका, मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा नाम क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और आखिरी नाम क्या है उसका, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, बराबर है। ये चारों नाम यूज़ करते हैं हम डी बी के लिए। ये बी के लिए, बी क्या है, वही चारों नाम है फिर उसके। तो ये डी बी एट अ पॉइंट पी ड्यू टू द करंट कैरिंग एलिमेंट ऑफ लेंथ डी एल आर। तो ये देख लो, डी एल क्या है, करंट कैरिंग एलिमेंट ऑफ लेंथ डी एल। तो ये आई डी एल क्या है, करंट एलिमेंट है उसका। तो ये देखो, डी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये उसके 4 लॉज है, किसके, बायोट-सैवर्ट्स लॉ के 4 लॉज है। तो ये 4 लॉ क्या है, पहला लॉ क्या है, डी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो छोटी सी पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज़ नथिंग, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द करंट आई। सेकेंड क्या है, डी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल। डी बी थर्ड क्या है, डी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये थीटा का साइन थीटा लेना है। और फोर्थ है, डी बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये सबको अगर अपन ने कंबाइन कर दिए तो आई डी एल साइन थीटा ऊपर आएगा, आर स्क्वायर नीचे आएगा। तो ये बन गया अपना बायोट-सैवर्ट्स लॉ। कांस्टेंट निकाले तो आ गया के। फिर के अगर ले लिए तो के की वैल्यू क्या लेना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब ये म्यू नॉट की वैल्यू हमेशा याद रखना, उसकी वैल्यू रहती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यों लेते अपन, 4 पाई कैंसिल होता है, बच जाता है 10⁻⁻⁷। इसलिए कभी भी इसके नीचे में का 4 पाई कैंसिल करना नहीं तो ऊपर 4 दिख रहा है उससे कैंसिल कर देंगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आंसर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की टोटल वैल्यू हमेशा याद रखनी है 10⁻⁷ रहती करके। फिर ये सब अगर इक्वेशन में पुट करें तो अपने को ये मिल रहा। इसको क्या बोलते हैं, ये जो इक्वेशन दिख रहा तुम्हारे को, इसको क्या बोलते हैं, स्केलर फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ। तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ के 2 है फॉर्म है, एक स्केलर फॉर्म है, एक वेक्टर फॉर्म है। तो ये उसका स्केलर फॉर्म है। फिर ये देखो, अपन ने एक रूल ये अपने को मालूम होना, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ये क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है। फिर ये देखो, ये यहाँ पे इसको कैसे यूज़ करेंगे अपन, ये अपन आई बाहर ले लेंगे, डी एल क्रॉस आर लिख देंगे, बराबर है। आर कैसा आएगा, अब ऊपर आर कैसा आएगा, आर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर रखेंगे। तो ये आर ऊपर आ गया और आर स्क्वायर का नीचे आर क्यूब हो गया। तो ये देखो, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट लिए तो क्या होगा, साइन थीटा निकल जाएगा। तो डी एल क्रॉस आर आ गया, क्लियर हो गया। आर क्रॉस डी एल मत लिख देना, डी एल क्रॉस आर है। फिर उसके बाद में अगर अपने को टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो ये इसका इंटीग्रेशन ले लिया अपन ने, तो ये इंटीग्रेट करके हो गया। इंटीग्रेशन किसका करना है, सिर्फ डी एल का, वो आर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट में है। फिर उसके बाद में क्या देख रहे हैं, इसके डिफरेंट फॉर्म्स है। ये पहला फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म कैसा निकाले, आई की जगह क्यू अपॉन टी लिखे। फिर ये टी को डी एल अपॉन डी टी करें, तो डी एल अपॉन डी टी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाता है, वेलोसिटी। तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ है। तो ये इसके 2 फॉर्म याद रखना सिर्फ। फिर ये देखो, फिर उसके बाद में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। तो ये सर्कुलर कॉइल है और इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा, आई। और इसका ये डी एल क्या है, लेंथ एलिमेंट आ रहा समझ में। टोटल लेंथ कितनी है, एल किसकी, ये सर्कुलर लूप की। और ये डी एल क्या है, इसकी शॉर्ट फॉर्म ऑफ लेंथ है। और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। और ये एट एन डिस्टेंस ऑफ आर। आर क्या है, ये सर्कल की रेडियस है। तो ये करंट ऐसा घूम के जा रहा है इसमें से, आ रहा समझ में। फिर उसके बाद देखो, बायोट-सैवर्ट्स लॉ इसमें लगाना है। क्या करेंगे, ये पहले क्या ले लेंगे, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म को किस में कन्वर्ट करेंगे, स्केलर फॉर्म। फिर उसके बाद में एंगल कितना लेना है आपने को, 90 डिग्री। तो साइन ऑफ 90 की वैल्यू क्या आ जाती है, 1। तो फिर ये फार्मूला आ गया। फिर इसके बाद में अपने को क्या करना है, अब इसके बाद में अपने को इंटीग्रेशन करना है डी एल का। तो जब तुम डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे, हाँ, तो इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने को टोटल मैग्नेटिक फील्ड होना, पार्ट नहीं होना। फिर उसके बाद में देखो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्या हो जाता है, 2 पाई आर। अब ये 2 पाई आर कहाँ से आ गया, डी एल क्या था, लेंथ ऑफ द सर्कल, और डी एल क्या रहेंगी, स्मॉल पार्ट ऑफ द सर्कल। तो अपन टोटल इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने को एल मिलेगा। अब एल मिलेगा तो लेंथ ऑफ द सर्कल इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, और उसका फार्मूला रहता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर रखिए, फिर ये कैंसिल वैंसिल करके आंसर आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। तो ये आंसर आ गया सर्कुलर फील्ड के लिए।
तो ये एक नंबर ऑफ टर्न्स के लिए एक बार अगर कॉइल रहे तो, अगर 2 रहे तो फिर यहाँ पे 2 आएगा, 3 रहे तो 3 आएगा, n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए n आ जाएगा, बराबर। फिर ये देखो आगे, फिर ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। तो ये इन्फिनाइट लेंथ वाला कंडक्टर है, तो ये क्या है, ये एट अ पॉइंट P है। तो इसमें देखो बस ये याद रखना क्या है, यहाँ पे एक dl करके लेंथ है, यहाँ पे टोटल लेंथ l है, इसका पार्ट dl है, यहाँ पे से लेंथ डिस्टेंस कितना है a है, यहाँ से कितना डिस्टेंस है r, और ये बाहर वाला एंगल थीटा है। अभी टोटल एंगल कितना रहता है 180, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं इसको 180, तो ये थीटा है, तो ये कितना रहेगा 180 माइनस थीटा, और यहाँ पे कितना एंगल 90 डिग्री का। बस अब इसमें फार्मूले लगा दो। पहले क्या लिखना है, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ, फिर स्केलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर ये स्केलर फॉर्म में बस ये इसमें क्या नवा है, ये आर कैप लिया अपन ने। अब ये आर कैप क्या रहता, आर कैप रहता, हाँ आर कैप आया कहाँ से, तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ से अपन आर कैप लिए। अब ये आर कैप को अपन बोलते क्या, इसको बोलते हैं अपन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। तो ये जो आर है उसकी यूनिट वेक्टर है, उसके डायरेक्शन में का यूनिट वेक्टर का यूनिट मैग्नीट्यूड की तरह था 1। तो ये इसके आंसर में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ अपने को डायरेक्शन बता रहा। फिर ये देखो आर कैप इज़ द यूनिट वेक्टर नीचे लिखा हुआ है। फिर अपन क्या करेंगे, इसकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट कर रहे हैं अपन, अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, फिर ये देखो ये इंटीग्रेशन में सिर्फ इतना बच जाएगा, साइन थीटा dl अपॉन आर स्क्वायर। अब उसके बाद में क्या करना है, देखो ये ट्रायंगल के भी डायग्राम ले लिया अपन ने, यहाँ का l डिस्टेंस था, यहाँ था r था, यहाँ था a था, यहाँ का देखो ये थीटा एंगल है, यहाँ पे कितना एंगल है 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा को कैसे लिख सकते हैं अपन, पाई माइनस थीटा, तो ये पाई माइनस थीटा लिख दिया यहाँ पे। फिर इसके बाद में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, फिर कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा निकाले। तो कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा की डेफिनेशन क्या है, कॉट की एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो ये एडजेसेंट अपॉन अपोजिट आ गया यहाँ पे। फिर उसके बाद में कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या रहती है, माइनस कॉट ऑफ थीटा, तो फिर ये एल की वैल्यू आ गई माइनस ए कॉट थीटा। यार इसका क्या करना है, अपने को डेरिवेटिव लेना है, क्यों, तो वहाँ पे इक्वेशन में डी एल है, तो डी एल इक्वल टू माइनस ए कॉट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा याद रखना, ठीक है। तो ये फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर डी एल की वैल्यू आ गई। फिर क्या निकाल रहे अपन, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, तो ये साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या रहेगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो ए अपॉन आर आ गया। फिर पाई माइनस थीटा मतलब थीटा रहता, तो फिर ये आर की वैल्यू क्या आ गई, ए अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा, तो आर की वैल्यू आ गई ए कोसेक थीटा। अब इसको क्या करेंगे अपन, स्क्वायर कर लेंगे, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, सबको इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले देखे यहाँ पे। ये इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा ही है, और उसके बाद में क्या था, यहाँ पे डी एल था, तो डी एल की वैल्यू पुट कर दिया, आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। फिर ये सब जब कटेगा जो भी होगा इसमें से, तो ये बचेगा अपना। फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा सबको मालूम क्या रहता, माइनस कॉस थीटा, उसमें सिर्फ अपने को इंटीग्रेशन की वैल्यूज पुट करनी है। ये क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ पाई, और ये क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 0। अब ये मैंने क्या करा, ये माइनस के साथ में ले लिया। अगर तुम्हारे को नहीं समझ में आ रहा है, ये ऊपर नीचे का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही है, ये नहीं समझ में आ रहा तो माइनस का साइन बाहर लो, फिर पुट करो, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर यही चाहेंगे, ठीक है। तो कॉस ऑफ पाई की वैल्यू क्या हो गई, -1, कॉस ऑफ 0 की वैल्यू हो गई 1। सॉल्व करते करते 2 आ गया ऊपर, फिर 2 कट जाएगा, तो ये फाइनल आंसर आ गया। अब ये फाइनल आंसर में देखो, यहाँ पे अपन ने 2 एडजस्ट करे, क्यों एडजस्ट करें यहाँ पे, क्योंकि μ0/4 की वैल्यू डायरेक्ट 10⁻⁻7 आता, तो ये इस इक्वेशन से सॉल्व करना इजी होता, ठीक है। फिर ये देखो उसके बाद में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड कैरिंग करंट, ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ खास है नहीं। ये देखो ये क्या है, कॉइल है। सोलेनॉइड मतलब क्या रहता है, एक ये जैसा रॉड है, तो ये रॉड के ऊपर अगर अपने वायर को अगर बांधी है तो उसको बोलते हैं सोलेनॉइड, आगे समझ। तो ये सोलेनॉइड है। फिर उसके बाद में इस पर देखो, इसको क्या लगा दिया अपने, पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी लगा दिया, तो इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे ये की है, की को हमेशा क्लोज रखना। फिर इसके बाद में देखो, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल आ गया, तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कैसे रहेंगी, ऐसे ही नॉर्थ से साउथ, इधर नॉर्थ से साउथ, क्लियर हो गया। फिर ये नॉर्थ से इधर बाहर जा रही है, साउथ से इधर वापस आ रही। फिर ये देखो, फिर ये इसमें अपने 2-3 एंगल ले लिए, एक पॉइंट P ले लिए, जाके अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। और इसमें से देखो ये ऐसे कितने ट्रायंगल्स बनाना है, देख लो 3 ट्रायंगल्स बनाना है, और एक ये एंगल यहाँ से लेना है। तो यहाँ से जो एंगल है वो θ2 है, ये वाला बड़े वाला, ये वाला जो ट्रायंगल है उसका थीटा है। उसके बाद में ये जो है, ये सबसे लास्ट वाला ट्रायंगल, बीच वाले का एंगल नहीं बताना है, ये वाला और ये वाला, तो ये वाले का कितना है थीटा, और ये वाले का कितना है θ1। इधर डिस्टेंस कितना है a, यहाँ पे पहले वाले का डिस्टेंस क्या था x यहाँ तक का, और लास्ट वाला जो ये बीच वाला जो ट्रायंगल है इसका क्या है डिस्टेंस dx है, आ रहा समझ में। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता है x + dx। तो फिर अपने को ये याद रखना है पॉइंट कि आउटसाइड में हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़ीरो रहती, बराबर है। आउटसाइड में निकालना नहीं कभी भी, आउटसाइड समझ में आ रहा ना। इसके बाहर अगर यहाँ पे अगर कोई चीज़ रहेंगी तो उसको मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहेंगी।
अपने को मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेंगी, इनसाइड द सोलेनोइड, आ रहा समझ में, सोलेनोइड के अंदर में। तो अपन इनसाइड में की निकाल रहे, तो फिर अपन क्या करें, हाँ अब ये फार्मूला तुम्हारे को याद रखना पड़ेगा कि तो इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता। अब ये वेबर पर मीटर स्क्वायर ये क्या है, ये यूनिट है इसका मैग्नेटिक फील्ड का। एक तो वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखो या तो फिर टेस्ला लिखो, दोनों भी चलते। फिर अब ये फिगर देखो अपन डायरेक्ट, ये फिगर वाली, ये वाले फिगर में क्या है, इधर का डिस्टेंस x है, ये वाला ट्रायंगल पकड़ो सिर्फ, ये वाला। तो ये वाली साइड x है, ये वाली साइड क्या है, a है, बराबर है। और इधर का एंगल कितना है, थीटा। तो ये अपन ने यहाँ पे ले लिए। फिर इसमें क्या अप्लाई करना है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपन अपोजिट साइड, तो x अपॉन ये आ गया। फिर x की वैल्यू मिल गई यहाँ पे a कॉट थीटा, उसको डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड पे, dx इक्वल टू a माइनस dx इज इक्वल टू a माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो dx की वैल्यू आ गई, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे अपन dx में, बराबर है। अब देखो उसके बाद में क्या हो रहा, तो अपन ने क्या करें, उसको dx की वैल्यू को पुट कर दिए, बराबर है। यहाँ पे dx की वैल्यू को पुट कर दिया अपन ने, n अपॉन एल dx में dx की वैल्यू पुट कर दी। अब उसके बाद में प्रॉब्लम क्या आ रहा, ये तो तुमने पुट कर दिए, लेकिन अब तुम्हारे पास दो वेरिएबल आ गए, थीटा भी आ गया, एक्स भी आ गया। तो अब एक्स को रिमूव करने के लिए क्या करें, देखो एक्स को रिमूव करने के लिए एक्स इक्वल टू ए कॉट थीटा, अभी अपन थोड़ी देर पहले देखे। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या रहेंगी, एक्स अपॉन ए, दोनों साइड पे स्क्वायर कर लो तो ये आ गया। अब अपने को सबको मालूम है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे पुट करें ये। फिर इसके बाद में यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएंगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही, ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये यहाँ पे पुट कर दिया अपन ने। अब पुट करने के बाद में क्या हो रहा, फिर समझ में आई क्या होगा, रेस टू द पावर 3/2 है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सब बाहर निकल के क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर कट जाएगा, क्यूब आ जाएगा। तो ए क्यूब कोसेक स्क्वायर कोसेक क्यूब थीटा आ गया। फिर अपन क्या करें, इसको सब काट सेट करेंगे जब, तो ये इतना बच जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कोसेक थीटा करना है, 1 अपॉन कोसेक थीटा में। हाँ अब यहाँ पे सिर्फ एंगल याद रखना, ऊपर थीटा 1 है, नीचे थीटा 2 है, आ रहा समझ में, ऊपर थीटा 1 है, नीचे थीटा 2 है। 1 अपॉन कोसेक थीटा मीन साइन थीटा होता, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके पुट करो। ये देखो ये माइनस माइनस तुम्हारा कैंसिल हो जाने वाला है। तो फिर उसके बाद में केस 1 है, इसमें केस 1 में क्या है, थीटा 1 0 लेना है, थीटा 2 पाई लेना है, इसमें पुट करेंगे तुम तो ये आंसर आएगा। सेकेंड केस क्या है, एक्सियल पॉइंट पर है, एक्सियल पॉइंट पर क्या लेना है, थीटा 1 इक्वल टू 0, थीटा 2 इक्वल टू π/2। तो फिर कॉस ऑफ π/2 0 होता, कॉस ऑफ 0 1 होता, उसकी वैल्यू तुम पुट करेंगे, ये आंसर आता। थर्ड वाली जो केस है वो टेक्स्ट बुक में से जैसा का वैसा याद करो, ठीक है। उसके बाद में क्या है, देखो डाइवर्जेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड है। डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में कुछ खास है नहीं। यहाँ पे क्या लिया, एक वही सर्कुलर लूप ले लिया, पॉजिटिव नेगेटिव ज्वाइन कर दिया उसको। एक पॉइंट पी डैश लिया है इसकी सर्कुलर लूप के ऊपर, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। एक यहाँ पे पॉइंट लिए पी, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड। मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रही, इधर एक डीएल करके एलिमेंट ले लिया, वो इधर जा रहा, और यहाँ पे का डिस्टेंस कितना है, आर। तो ये बायोट-सावर्ट्स लॉ यहाँ पे लगा देने का अपने को, ये क्या है उसका स्केलर फॉर्म एंटायर लूप पे लगाना है, एंटायर लूप मतलब पूरे लूप पे लगाना है। तो ये उसका फिर उसने क्या करेंगे, उसको वैल्यूज़ को पुट करेंगे। देखो स्केलर फॉर्म में तुम सॉल्व कर रहे हो उसको, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डाइवर्जेंस लेंगे। अब डाइवर्जेंस देखो तीन चीज़ें है इसमें, एक क्या है ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट में डॉट नहीं रहता, क्रॉस नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। अगर डायरेक्ट लिख दिए तो वो क्या रहता, ग्रेडियंट। अगर डॉट प्रोडक्ट लिए तो क्या रहता, डाइवर्जेंस। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिए तो क्या रहता, कर्ल। तो ये देख लो, फिर अपन ने यहाँ पे क्या लिया, डाइवर्जेंस ले लिए। अब डाइवर्जेंस लेके इसको सॉल्व कैसा करना है देख लो। इसको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। अब मेरे को बहुत बार पूछ रहे ये वाला फार्मूला कहाँ से है, एक फार्मूला है, बस इतना याद रखो। क्या है फार्मूला, डेल डॉट ए क्रॉस बी। तो इसको कैसा पढ़ते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल, आ रहा समझ में, डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल ऑफ टू प्रोडक्ट्स या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू प्रोडक्ट, डाइवर्जेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू प्रोडक्ट्स। तो इसको देखो, इसको याद कैसा करना है, बिल्कुल सिंपल है। पहले क्या लिख देना, पहले वाले ब्रैकेट में डेल क्रॉस है, दूसरे वाले में डेल क्रॉस बी। पहली टर्म क्या रहेंगी, डेल क्रॉस है, दूसरी क्या रहेंगी, डेल क्रॉस बी। अब डेल क्रॉस ए ले लिया तो बचा क्या, बी, उसके हाथ में डॉट प्रोडक्ट ले लो। और यहाँ पे बी ले लिया तो क्या बचा, ए, डॉट प्रोडक्ट ले लो। आगे समझ में, ये फार्मूला याद कर लो। फिर क्या करना है, देखो डेल डॉट बी, तो ये लगा दिया अपन ने इसमें फार्मूला। हाँ अब ए और बी क्या लेना है, तो ये देखो ए क्या है यहाँ पे, ए डी एल है, और बी क्या है यहाँ पे, ये दोनों को लेना है, आर अपॉन आर क्यूब। आ रहा समझ में, ए क्या रहेगा डी एल और बी क्या रहेगा आर अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब को बाहर मत ले लेना, बी क्या रहेगा यहाँ पे आर अपॉन आर क्यूब। तो ये देखो यहाँ पे बी की जगह मैंने यहाँ पे पुट करा।
पहले क्या रहेगा डेल क्रॉस ए, बी बाहर आ गया देखो आर अपॉन आर क्यूब, और उसके बाद में क्या रहेगा ए बाहर आएगा और क्या रहेगा आर अपॉन आर क्यूब। अब इसमें क्या प्रॉपर्टी यूज़ करें अपन ने, डेल क्रॉस डी एल इक्वल टू ज़ीरो। क्यों? क्योंकि फंक्शन ऑफ पी नहीं है, ये दिख रहा होगा डायग्राम में, डी एल में डी एल इज़ नॉट फंक्शन ऑफ पी, पी से कुछ रिलेशन नहीं है उसका, तो उसको ज़ीरो ले लो। उसको ज़ीरो ले लिए तुमने तो फिर तुम्हारा इक्वेशन क्या बच जाता, ये वाली टर्म गई, फिर ये वाली टर्म बच गई। अब ये वाली टर्म को सॉल्व करना है, तो ये वाली टर्म को सॉल्व कैसे करना है, देखो ये आर अपॉन आर क्यूब है ना, उसकी जगह क्या लेना है, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ये एक फार्मूला है। इसको क्या पढ़ते हैं, ये देखो ये डाइवर्जेंस भी नहीं है, कर्ल भी नहीं है, ग्रेडियंट है। आ रहा समझ में, ग्रेडियंट है। तो ये ग्रेडियंट को यहाँ पे पुट करेंगे तुम, तो ये देखो ये टर्म क्या बन गई, ये टर्म क्या बन जा रही तुम्हारी, कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट। तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट इज ज़ीरो, तो वो ये टर्म है, ये टर्म ज़ीरो होगी, मतलब ये पूरा आंसर क्या हो गया, ज़ीरो। आ रहा समझ में, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया डेल डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। मतलब क्या, इसको तुम अगर पढ़ने का रहा तो इसको कैसा पढ़ेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज ज़ीरो। आगे समझ में। फिर अपने को अगर मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है इस पर, तो फ्लक्स का फार्मूला बी इक्वल टू फाइव अपॉन एक फार्मूला है, फाइव इक्वल टू बी ए कर लिए, तो ये ए को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, बी डॉट डी एस। अब ये देखो, हाँ अब ये जो है सरफेस एरिया, इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करे, ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में पहले लेसन में दिया हुआ है। तो ये डेल डॉट भी ज़ीरो रहता है, मतलब फ्लक्स भी कितना है, ज़ीरो है। आ रहा समझ में, डाइवर्जेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड भी ज़ीरो है और मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज़ीरो है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज ज़ीरो। तो ये तुम्हारे को फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। अब मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल मतलब क्या रहता है, ए। अब ए उसको आखिरी में अपन डिराइव करेंगे, तो पहले देख लो ये ले लिया अपन ने, क्या ले लिया, वही स्केलर फॉर्म ऑफ द बायोट-सावर्ट्स लॉ। फिर ये आर अपॉन आर क्यूब को ये ले लिए, आर अपॉन आर क्यूब की जगह ये पुट कर देंगे अपन माइनस ग्रेडियंट ऑफ वन अपॉन आर। तो फिर ये उसके बाद में वैल्यूज पुट करते करते ये अपन सॉल्व करेंगे, तो फिर ये क्या होगा, फिर ये देखो अपन ने क्या करें यहाँ पे, ये वैसा आता ये, और इसकी जगह अपन ये पुट करेंगे, तो अपने को ये पहले टर्म होना, तो अपने को ये मालूम होगा ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और ये काई की है, क्रॉस प्रोडक्ट की। ये उसको डायरेक्ट फॉलो नहीं करता, मतलब जैसा डॉट में कैसा है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, 3 5 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, तो ये उसमें क्रॉस प्रोडक्ट में फॉलो नहीं होता, इसमें माइनस का साइन आता, तो ये माइनस का साइन आने की वजह से माइनस का साइन निकल जाता, तो ये माइनस का साइन यहाँ पे निकल गया। फिर ये एक प्रॉपर्टी है, अब ये प्रॉपर्टी क्या है, ये कर्ल ऑफ अ स्केलर और ये एक वेक्टर का क्या है, प्रोडक्ट है। आ रहा समझ में, कर्ल लेना है स्केलर, ये ए स्केलर है, ए के ऊपर साइन नहीं है, और क्यू क्या है, वेक्टर है। तो ये देखो इसको सॉल्व कैसा करें, ए बाहर ले लिए, डेल क्रॉस क्यू कर दिए। सेकेंड टर्म क्या है, माइनस, माइनस याद रखना, माइनस है क्यू क्रॉस डेल ए। अब ये डेल ए क्या है, ये है ग्रेडियंट। आ रहा समझ में, ग्रेडियंट लेना है यहाँ पे। तो अब ये इसके जैसी टर्म तुम्हारे को यहाँ पे से कौन सी दिख रही, ये देखो ये वाली टर्म दिख रही, ये वाली टर्म दिख रही, लेकिन ये कैसा है, ये उल्टा है, तो इसको उल्टा कर देंगे अपन। इसको कैसा उल्टा करेंगे, तो अभी अपन ने पढ़े ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस है, उसको यहाँ पे लगा दो, तो यहाँ पे माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस, तो ये प्लस आ गया। फिर अपने को ये टर्म होना, तो ये टर्म यूज़ करने के, तो इसको टर्म को इधर लेंगे और ये इधर आ जाएगा, तो ये टर्म बन गई। फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, तो ये जो Q है, Q क्या है अपने पास में, डी एल है, और ये क्या है अपने पास में 1/r है, तो उसको अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। अप्लाई करने के बाद में अपने को क्या मिलता है, ये मिलेगा। आ रहा समझ में, तो ये मिलेगी पूरी टर्म। तो ये डेल क्रॉस डी एल इक्वल टू ज़ीरो अपन पहले पढ़े, डी एल फंक्शन नहीं रहा तो क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाता। फिर ये एक टर्म पूरी ज़ीरो हो गई। फिर जो दूसरी टर्म बची उसको सॉल्व करेंगे। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एल अपॉन आर है, तो वो उसको सॉल्व करते करते गए तो अपने को ये टर्म मिलती, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एल अपॉन आर, और इसको क्या बोलते हैं, ए। और यही है तुम्हारा मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, तो इसको ही तो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल बोलते हैं। आया समझ में। और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला अपने को बहुत जगह काम में आता। क्या है फार्मूला, बी इक्वल टू डेल क्रॉस ए। मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। तो ये यहाँ पे टर्म आ गई। फिर उसको अपने को याद रखना है, वो अपने बहुत बार काम में आती। फिर उसके बाद में क्या है, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन करके एक टॉपिक है, वो भी कुछ खास है नहीं। उसमें क्या लेना है, देखो कर्ल लेना है डेल क्रॉस बी, बी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, अभी अपन थोड़ी देर पहले डेल क्रॉस है। फिर अब ये मेरे को पूछ रहे लोग कि ये फार्मूला है क्या, ये फार्मूला है क्या। अब ये फार्मूले का एक्सपांशन है, ये कौन सा फार्मूला का, ये वाले फार्मूला का, डेल क्रॉस ए। अब उसका एक्सपांशन कैसा है लिखना है, पहले देख लो। डेल क्रॉस ए लिख दिए तुमने जैसा का वैसा, उसके साथ में ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी जगह क्या लिखना है, डॉट प्रोडक्ट, बराबर है।
उसके बाद में ये जो सेकेंड टर्म है ये ग्रेडियंट है, डॉट और क्रॉस मत दे देना बीच में, तो ये ग्रेडियंट ले लिया और डबल ग्रेडियंट है, 2 बार ग्रेडियंट लेना है। तो ये देखो पहली टर्म में कर्ल है, दूसरी टर्म में क्या है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल है, और तीसरी टर्म में क्या है ग्रेडियंट है। ये तुम्हारे समझने के वास्ते लिखा मैंने। फिर ये डेल डॉट डेल क्रॉस ए की टर्म को ये ले लिए, बराबर, ये निकल गया, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते करते आए अपन ने एप्सिलॉन नॉट को क्या करेंगे, बाहर रखेंगे, डेल फाई की जगह क्या लिए, ई ले लिए, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब उसके बाद में क्या करें, फिर अपन ने एप्सिलॉन नॉट से उसको मल्टीप्लाई करें, और ये डेल डी अपॉन डेल टी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, बराबर है। तो ये आ गया। फिर इसके बाद में ये सेकेंड टर्म जो थी डेल स्क्वायर है उसको डायरेक्ट पुट करें, दोनों को सॉल्व करें, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है उसको बाहर ले लिए, तो ये टर्म मिल जाती है जे प्लस डेल डी बाई डेल टी। जे क्या है उसमें करंट डेंसिटी है, याद रखना करंट डेंसिटी है उसमें। डेल डी अपॉन डेल टी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। ये करंट डेंसिटी है, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, जो करंट जो डिस्प्लेस हो रहा है इधर से उधर जा रहा है उसको वैसे ये डेंसिटी मिलती है। तो फिर ये जे की वैल्यू जो रहेंगी ये इससे ज़्यादा रहती है, तो ये आंसर आ गया, ये इसको निगलेक्ट कर देना है, इसको निकाल देना है, तो ये आंसर आ गया अपना। फिर ये उसके बाद में क्या है अपना, उसके बाद में अगला टॉपिक अपना एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या है, एक ये कंडक्टर है एक्स वाई, और इसके आसपास अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालने की है, एक पॉइंट पी के ऊपर जिसकी मैग्नेटिक फील्ड बी है, उसका ये देखो ये वाला डिस्टेंस क्या है, आर है, बराबर। तो ये अपना पहला फार्मूला ले लिया अपने, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, बराबर है। ये क्या है एम्पियर लॉ, यही अपने को प्रूव करना है। आ रहा समझ में, कैसे प्रूव करेंगे, देखो पहले क्या लिया अपन ने, म्यू नॉट अपॉन 4π2 आई अपॉन आर, ये कहाँ से आ गया, ये अपन ने सर्कुलर लूप का थोड़ी देर पहले देखे, ये मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्ट डिराइव करा हुआ है, यहाँ भी यूज़ करा हुआ है। तो ये देखो यहाँ पे 2 काट दिया अपन ने, ये यूज़ करे। अब इसके बाद में क्या करना है अपने, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल निकालना है। तो देखो बी की वैल्यू पुट कर देंगे, और डॉट प्रोडक्ट है बी डी एल, तो अपने को मालूम है ए डॉट बी की फार्मूला क्या है, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे ए बी कॉस थीटा ले लिया अपन ने, बी इसका मैग्नीट्यूड बी, इसका मैग्नीट्यूड डी एल और कॉस थीटा, और एंगल कितना है दोनों के बीच में 0 का लेना है अपने को। तो कॉस ऑफ 0 की वैल्यू होगी 1, बी डॉट डी एल लिखना है, बी की वैल्यू पुट करें। अब डी एल लेना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल लूँगा सिर्फ, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्या रहेगा 2πr, लेंथ ऑफ सर्कल और सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। फिर तुम काट छाट करेंगे तो ये बचेगा म्यू नॉट है। और इस तरीके से अपना ये, इसको ही हम क्या बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द सर्किट, ठीक है। इसमें अब मेरा सिर्फ एक टॉपिक रह गया, म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन। अब उसमें भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो बोलना, देखेंगे।